Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 2, Spread of Christianity. Students, in part 1 we have discussed half of the chapter. If you have not seen that video, do watch it, okay? Till this paragraph we have discussed everything in part 1 video. Student, what happened after the death of Justinian I? Byzantine Empire exposed to attack from Goths, Huns, Vikings, Arabs and Normans. धीरे 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 करके इनमें से कोई ना कोई ट्राइब हमेशा बाइजेंटीन एम्पायर पे अटैक करती रहती। किसकी डेथ के बाद? जस्टिनियन वन की डेथ के बाद। 1453 में क्या हुआ? बाइजेंटीन एम्पायर सिर्फ एक डिक्लाइनिंग एम्पायर बन के रह गया, जिसके आसपास छोटे छोटे स्मॉल विलेजेस थे। ये इतना ज़्यादा वीक हो गया कि यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। किसने? ऑटोमन तुर्क ने। ठीक है, ऑटोमन टर्क्स जो थे उन्होंने जब देखा कि बाइजेंटीन एम्पायर वीक हो रहा है तो उसका एडवांटेज उठाने के लिए उन्होंने अटैक करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और they captured Constantinople in 1453. Ottoman Turks captured Constantinople in 1453. Ottoman Turk ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया 1453 तक। एंड द बाइजेंटीन एम्पायर कम टू एन एंड, और बाइजेंटीन एम्पायर खत्म हो गया। द ऑटोमन्स मेड कॉन्स्टेंटिनोपल देयर कैपिटल। फिर जो ऑटोमन टर्क्स थे उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपना कैपिटल बना लिया, जो कि पहले बाइजेंटीन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। मुझे नहीं लगता इस पैराग्राफ में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। बस इस पैराग्राफ में आपको क्या पढ़ना? जस्टिनियन वन की डेथ के बाद बहुत सारे जो छोटे एम्पायर्स थे उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया बाइजेंटीन पे। कौन थे वो लोग? गोथ्स, हंस, वाइकिंग्स, अरब्स और नॉर्मन्स। 1453 में तो बाइजेंटीन एम्पायर बहुत ही डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गया, इतना ज़्यादा वीक हो गया कि ऑटोमन टर्क्स ने उसके ऊपर अटैक किए। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया 1453 में। इस तरीके से बाइजेंटीन एम्पायर खत्म हुआ और ऑटोमन ने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपनी कैपिटल बना लिया। स्टूडेंट्स, इट्स अ इमेज ऑफ हागिया सोफिया, जो कि बहुत फेमस है अपनी आर्किटेक्चर ब्यूटी के लिए। द क्रूसेड्स। स्टूडेंट्स, क्रूसेड को आप धर्म युद्ध भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियंस और टर्क्स में लड़ाई हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे अपने रिलीजन को लेके, रिलीजियस प्लेसेस को लेके। सो स्टूडेंट, व्हाट हैपेंड इन 11th century? द टर्क्स कैप्चर्ड जेरूसलेम। ओके, 11th सेंचुरी में जेरूसलेम किसने कैप्चर कर लिया? टर्क्स ने कैप्चर कर लिया। बेसिकली इन स्टार्टिंग दे थ्रेटन क्रिश्चियन विजिटर्स, ओके, डोंट कम इन जेरूसलेम, बट आफ्टर दैट द लेटर पीरियड दे बैन देम फ्रॉम एंटरिंग जेरूसलेम। बाद में उन्होंने बिल्कुल क्रिश्चियंस की एंट्री बंद ही कर दी जेरूसलेम में। जैसे स्टूडेंट्स टर्क्स की विक्ट्री हुई, टर्क्स ने बाइजेंटीन एम्पायर को जीता, जेरूसलेम के ऊपर कब्जा किया, तो क्रिश्चियंस को कहीं ना कहीं ये बिलीव होने लग गया था कि अब जो हमारा रिलीजन है वो अंडर थ्रेट है, हमारे रिलीजन को ख़त्म करने का ये पूरा ट्राई करेंगे। कौन लोग? टर्क्स लोग। इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट में जो पोप थे अर्बन II, उन्होंने क्रिश्चियंस को अर्ज किया कि आपको होली वॉर करना चाहिए, क्रूसेड करना चाहिए और पूरा जोर लगा देना चाहिए टू रिकैप्चर जेरूसलेम। ठीक है, क्योंकि जेरूसलेम इज़ अ पार्ट ऑफ होली लैंड। जेरूसलेम हमारे लिए भी एक होली प्लेस है। टर्क्स ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, वो एक अलग बात है, पर हमको अब उसको फिर से रिकैप्चर करना चाहिए क्योंकि वो बेसिकली हमारा ही पार्ट था। क्या बात समझ में आ रही है? पहले ये एक यरूशलेम है, सपोज करो ये किसका हुआ करता था? क्रिश्चियंस का। ऑटोमन टर्क्स ने अटैक किया, अब ये किसका हो गया? ऑटोमन टर्क का। तो यहाँ पर क्रिश्चियंस लोगों को होली वॉर के लिए बोल रहे हैं कौन? पोप अर्बन II कि आप लोग जाओ और फिर से कैप्चर करो किसको? जेरूसलेम को। ठीक है, क्योंकि वो हमारे होली लैंड का पार्ट है। किससे जीतना है आपको? टर्क्स से जीतना है, तुर्क से जीतना है। Thus between 1096 to 1291 CE, 1096 CE से 1291 CE तक
8 क्रूसेड्स हुए। कितने क्रूसेड, कितने धर्म युद्ध हुए स्टूडेंट्स? 8 क्रूसेड्स हुए। और पोप अर्बन II ने कब अर्ज किया अपने लोगों से? 1095 में पोप अर्बन II ने क्रिश्चियन से बोला जाओ लड़ाई करो, जेरूसलम को वापस ले लो। और वापस लेने के लिए ही 1096 से 1291 तक 8 क्रूसेड हुए बिटवीन whom and whom? क्रिश्चियन एंड ऑटोमन टर्क्स। एक साइड थे क्रिश्चियन जो वापस से जेरूसलम के ऊपर अपना कंट्रोल चाहते थे, और एक थे ऑटोमन टर्क्स जिन्होंने अभी अभी जेरूसलम को जीता था, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। कितने क्रूसेड हुए स्टूडेंट? 8। कब से कब तक? 1096 टू 1291। ठीक है students, what was the impact of that crusades? The crusades left a lasting impact on Europe. ये जो धर्म युद्ध हुए, क्रूसेड हुए, इसका एक बहुत लॉन्ग इम्प्रिंट था किसके ऊपर? यूरोप के ऊपर। क्रूसेड इंक्रीज द पोप अथॉरिटी एमंग क्रिश्चियन के बीच में पोप की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पीपल लुक्ड अपॉन द पोप एज देयर गाइड एंड लीडर, क्योंकि पोप बैकग्राउंड में मतलब पीछे से लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे हमें लड़ना चाहिए, अपने होली लैंड के लिए लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर लोगों ने देखा कि पोप की एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन हो सकती है सोसाइटी में, ये हमारे गाइड और लीडर की तरह काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोप की अथॉरिटी बढ़ने लग गई। Crusades were exposed to culture and scientific progress of the Greeks and Turks. बेटा जब क्रूसेड्स हुए तो कल्चरल साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, दोनों की ही, ग्रीक्स की भी और टर्क्स की भी। दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल नॉलेज, और इससे क्लासिकल नॉलेज में इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा, रिवाइवल हुआ क्लासिकल नॉलेज का। The Crusaders learned about magnetic compass and gunpowder from the Turk. जो क्रूसेडर्स थे उन लोगों ने मैग्नेटिक कंपास को बनाना कैसे बनता है, क्या यूज़ है वो जाना। गन पाउडर बनाना सीखा किससे? टर्क्स से। टर्क्स को गन पाउडर बनाना आता था, मैग्नेटिक कंपास बनाना आता था, तो क्रूसेडर्स ने ये उन लोगों से सीखा। द यूज़ ऑफ गन पाउडर ग्रेटली अंडरमाइन द रोल ऑफ नाइट्स। अब गन पाउडर का यूज़ होने लगा तो स्टूडेंट्स जो नाइट्स थे, जो बेसिकली लड़ने के लिए किंग की साइड से, नॉवेल्स की साइड से तैयार होते थे, उनके रोल को ऑटोमेटिकली कम कर दिया किसने? गन पाउडर ने। एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। अल्टीमेटली जो फ्यूडलिज्म था वो नाइट्स पे, नॉवेल्स पे बेस करता था। अब नाइट्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई तो फ्यूडलिज्म भी खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इंक्रीजेज द अथॉरिटी ऑफ पोप। सेकेंड, इट डिक्रीजेज the role of feudalism, or decline of feudalism after crusade is the basic impact. ठीक है, फ्यूडलिज्म का खत्म हो जाना एक बेसिक इम्पैक्ट की तरह हम देख सकते हैं कि इसका क्रूसेड का। एक और इम्पैक्ट है वो है पोप की पॉपुलैरिटी, अथॉरिटी का बढ़ जाना। स्टूडेंट्स जब क्रूसेड कंटिन्यू रहा तो यहाँ पर एशिया और यूरोप के बीच में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुए, ट्रेड कॉन्टैक्ट, ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग को लेके। ठीक है, as demand for luxury goods such as silk, spices and carpet increased in Europe, traders explored the market in the east. क्या हुआ स्टूडेंट? सिल्क, स्पाइसेस, कारपेट, इन सब की डिमांड यूरोप में बढ़ गई, तो जो ट्रेडर्स थे उन्होंने नए नए मार्केट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। न्यू टाउन्स बनने स्टार्ट हुए जैसे कि वेनाइस, पिज़ा, जेनुआ, ये कमर्शियल सेंटर्स बन गए यूरोप के। वेनाइस, पिज़ा, गेनुआ ये कमर्शियल सेंटर्स बन गए यूरोप की। Thus, increased interest in learning, travel and spread of new ideas paved the way for Renaissance in Europe. Renaissance का मतलब होता है पुनर्जागरण। What is the meaning of Renaissance? पुनर्जागरण, फिर से किसी चीज़ का नए रूप में आ जाना, वो होता है Renaissance। तो बच्चा फिर से ध्यान से सुनना, जब क्रूसेड्स हुआ तो एशिया और यूरोप के बीच में कॉन्टैक्ट बढ़ गए, लग्जरीज गुड की डिमांड बढ़ गई, जैसे सिल्क, स्पाइसेस, कारपेट, यूरोप में सबकी डिमांड बढ़ गई। तो ट्रेडर्स ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया न्यू मार्केट्स को, नए टाउन्स बन गए, वेनाइस, पिज़ा, जनवा, कमर्शियल सेंटर्स बन के उभरे ये यूरोप के। लोगों का इंटरेस्ट लर्निंग, ट्रैवलिंग में बढ़ गया, और जब आप नई चीज़ों को लर्न करते हो, ट्रैवल करते हो, न्यू आइडियाज़ लेके आते हो, तो अल्टीमेटली ये रिनाइसेंस पीरियड बना कहाँ का? यूरोप का। मोनेस्ट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट। As Christianity spread in Europe,
Many monasteries were built. जैसे जैसे यूरोप में क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हो रहा था, बहुत सारी मोनास्ट्रीज बन रही थी. मोनास्ट्री वो प्लेस होता है जहाँ पे मंक्स और नन्स रहते हैं, ठीक है, सेपरेट रहते हैं. एक एक मोनास्ट्री में सपोज करो पूरे मंक्स रहेंगे तो दूसरी में सारी नन्स रहेंगी. These became the residence of monks like men. Many women also devoted their life to God and were called nuns. Students, मेल monk, मेल को हम क्या बोलेंगे monk, और जो फीमेल रहेगी उसको हम बोलते हैं nuns. बेटा monks are the person who devoted their entire life, complete life for God and started preaching the others. And nuns also devoted their lives to God. बट नन्स फीमेल होती हैं, मंक्स मैन होते हैं. बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनी क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड के साथ, जहाँ पर मंक्स रहते थे, मंक्स का रेसिडेंस था. दे लिव्ड इन ननरीज कॉल्ड कॉन्वेंट्स. और जो नन्स होती थी वो कहाँ पर रहती थी बच्चा? ननरीज में रहती थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट्स. मोनेस्ट्रीज फॉर मंक्स, ननरीज एंड कॉन्वेंट्स फॉर वीमेन, मतलब नन्स की. And students, the life of monks and nuns was very simple. First thing, they did not marry, they did not hold any worldly possession, offered prayers to God and served people. The basic aim of their life is to serve people. Offered prayer to God and to serve people. Basically, they did not marry, they did not hold any worldly possession. Worldly possession वो hold नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, बस भगवान को की प्रे करेंगे और लोगों को सर्व करेंगे. Every day was divided into special times for prayer. हर दिन में कुछ स्पेशल टाइम होगा जिसमें वो प्रेयर करेंगे, काम करेंगे, स्टडी करेंगे. Some famous Christian monks were Saint Francis, Saint Benedict and Saint Augustine. So students, some famous Christian monks were Saint Francis, Saint Benedict, Saint Augustine. They stressed purity, resistance of material temptation, pursuit to goodness and self-sacrifice. Pursuit of goodness, self-sacrifice करेंगे, goodness, मटेरियल टेम्पटेशन को छोड़ देंगे, प्योरिटी पे स्ट्रेस देंगे. ये क्रिश्चियन मंक्स के बेसिक प्रिंसिपल होते थे. स्टूडेंट्स, इवन मोनास्ट्रीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिवल यूरोप. मेडिवल यूरोप में मोनास्ट्रीज का भी इम्पॉर्टेंट रोल था. मोनास्ट्रीज वर द सेंटर्स फ्रॉम विच क्रिश्चियनिटी स्प्रेड टू अदर रीजन. मोनास्ट्रीज बेसिकली वर द प्लेस फ्रॉम वेयर क्रिश्चियनिटी स्टार्ट स्प्रेडिंग टू अदर regions. Monks traveled far and wide to spread the message of Jesus Christ. It was the responsibility of spreading the message of Jesus Christ taken by the monks. They are moving from one place to another, preaching and spreading the message of Jesus Christ. Gradually, many people accepted Christianity, and gradually what happened? Many people started accepting, embracing Christianity. बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया. मोनास्ट्रीज वर सेंटर्स ऑफ लर्निंग. मंक्स स्टडी लैटिन एंड हैंड कॉपीड बुक्स. मोनास्ट्रीज लर्निंग का सेंटर बन गई. मंक्स लैटिन लैंग्वेज को पढ़ते थे और उनके पास हैंड कॉपीड बुक्स होती थी. एंड डियर स्टूडेंट, हैंड कॉपीड बुक्स इज नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट. हाथों से लिखी हुई जो बुक्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स. They then decorated these manuscripts with the pictures and patterns. Okay, students, whatever books we have written with the help of hands, is known as manuscript, because there were no Johannes Gutenberg, no printing press थी नहीं. जोहान्स गुटेनबर्ग अभी तक आए नहीं थे. फिर जोहान्स गुटेनबर्ग आए, फिर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई, फिर प्रिंटेड बुक्स अवेलेबल हुई. पर उसके पहले हैंड कॉपीड बुक्स होती थी जिनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे. ग्रेजुअली उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट को और डेकोरेट और ब्यूटीफुल बनाया, पिक्चर्स बनाए, पैटर्न्स बनाए. जो मोनेस्ट्रीज थी मिडिवल पीरियड में वो रिलीजियस और सेक्युलर लर्निंग दोनों पे ही फोकस करती थी. Thus served as center of religious as well as secular learning. Religious learning तो होती ही थी. They always talked about Jesus Christ, but secular learnings भी वहाँ पर होती है. Secular learning means free from any of the religion. Secular learning free from any of the religious learning. Monasteries served people. They were guided by motto
सर्विस टू सोसाइटी। मोनेस्ट्रीज लोगों को सर्व करती थी, उनका मोटो ही था सर्विस टू सोसाइटी। जो मंक्स थे वो अपने मोनेस्ट्री गार्डन में हर्ब्स ग्रो किया करते थे, उस हर्ब से वो सिक को ट्रीट किया करते थे। Their zeal to serve people by tending the sick and giving food and shelter to tired travelers was widely appreciated। बेटा क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज के जो काम थे कि वो सिख को सर्विसेज देते थे, उनके गार्डन में क्या हर्ब्स उन्होंने ग्रो की थी जिससे वो किसी भी सिख को हेल्प करते थे। वो लोगों को हमेशा फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते थे, जो लोग थके हुए होते थे, बीमार होते थे, उनको फूड और शेल्टर देने की जो काम था वो बुद्धिस्ट क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज करती थी और उनके इस काम को वाइडली अप्रिशिएट किया गया। इससे भी क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड में बहुत हेल्प मिली। स्टूडेंट्स एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 330 सीई में क्या हुआ, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने अपने कैपिटल को रोम से कॉन्स्टेंटिनोपल शिफ्ट किया। 391 में क्या हुआ, थियोडोशियस आए जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। 395 में क्या हुआ स्टूडेंट, रोमन एम्पायर टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर। फिर 476 ई में क्या हुआ, रोमन एम्पायर का एंड हुआ। 1096 से 1291 1096 से 1291 तक 8 क्रूसेड्स हुए, होली लैंड के लिए फाइट हुई, रिकैप्चर ऑफ होली लैंड के लिए फाइट हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं 8 मेजर क्रूसेड्स हुए इस टाइम में। द टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया 1453 में। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.